राजेश आज अपने घर में हवन कुंड के सामने बैठा हवन कर रहा था। राजेश का घर नदी के किनारे था। ठंडी ठंडी हवाएं और खिड़की पर बैठकर नदी के बहते पानी को निहारना स्वर्ग की अनुभूति देता था। पर नदी के किनारे सब कुछ इतना सुंदर नहीं था। अमावस्या की रात नदी के उस पार गजब की हलचल होती थी। नदी के उस पार पानी में ही आग की लपटें उठने लगती थी। बहुत ही अजीब अजीब डरावनी आवाजें आती थी। कई बार तो हड्डियों के ढांचे से बने लोग ढोलक टांगे और डांस करते हुए दिखाई देते थे। लोगों का कहना था कि हर अमावस्या की रात नदी के किनारे भूतों के राजा को खुश करने के लिए सारी शैतानी शक्तियां इकट्ठा होती हैं और नृत्य करते हुए इंसानों की बलि देती हैं। न जाने अब तक कितने गांव वालों की बलि दे दी थी इन भूतों ने। इसीलिए कई लोगों ने राजेश को नदी किनारे घर बनाने से मना किया था, पर उसकी बीवी ने एक न सुनी थी। देखो कविता, सभी गांव वाले नदी के किनारे घर बनाने से मना कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुखिया जी भी कल मना करने आए थे। कह रहे थे कि वहाँ भूतों का कब्जा है। आप शांत रहो जी। इस नए जमाने में भी आप भूत प्रेतों वाली बातों पर विश्वास रखते हो? पर कोई परवाह नहीं। मैं खिड़की पे बैठकर नदी निहारना चाहती हूँ। दिन भर थकी हारी रहूंगी तो ये सब देखकर सुकून मिलेगा। आखिरकार राजेश अपनी बीवी कविता से हार मानकर नदी के किनारे घर बनाने को तैयार हो गया। जल्दी ही नदी के किनारे घर बनकर तैयार था। राजेश और कविता दोनों इस नए घर में रहने आ गए। कविता को नए घर में आना और रहना बहुत ही खुशी दे रहा था। राजेश भी उसकी खुशी देखकर मन ही मन बहुत खुश था। कविता दिन भर काम करती और शाम को खिड़की पर बैठकर नदी को निहारती। दोनों खुशी खुशी उस घर में रह रहे थे, पर यह खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। एक अमावस्या की रात जब राजेश और कविता सोने जा रहे थे। कविता, मैं खिड़की बंद करना भूल गया हूँ, थोड़ा बंद कर देना। ठीक है, मैं बंद कर देती हूँ। कविता जैसे ही खिड़की बंद करने आई, उसकी आंखें फटी। सामने नदी के पानी में बड़ी बड़ी आग की लपटें जल रही थी। अजीब अजीब तरह की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई अजीब सी पार्टी चल रही हो। यह आवाज सुनकर राजेश भी वहां आ गया। सामने दृश्य देखकर वो अचंभित हो गया। उसे काफी डर लगने लगा। मुखिया जी सच कह रहे थे, यहाँ भूतों का कब्जा है। कविता हंसने लगी। आप भी ना जी कितने भोले हैं। अरे वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। शहर से कुछ लोग पार्टी करने आए होंगे। चलो हम भी चलें, बहुत मजा आएगा वहाँ। कविता राजेश का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले जाने लगी। तभी राजेश ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं कविता, मुझे वहां जाना ठीक नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों मुझे किसी अनहोनी के होने का आभास हो रहा है। अजी कुछ नहीं होगा। चलो चुपचाप जमकर बाकी लोगों के साथ मौज उड़ाएंगे। ना चाहते हुए भी राजेश कविता के साथ चल दिया। जैसे ही वो दोनों उस जगह पर पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने कई सारे नरकंकाल एक अजीब सी कुर्सी को बीच में रखकर डांस कर रहे थे। कई नरकंकाल तो अपने गले में ढोलक लटकाए थे और उसे बजा बजा कर डांस कर रहे थे। तभी एक भूत ने राजेश और कविता की तरफ देखा और अजीब सी आवाज लगाई। सभी भूत अचानक से रुक गए। सभी भूत एक टक इन दोनों को देखने लगे। तभी एक भूत ने बोला, सम्राट ने प्रसाद भेज दिया। सम्राट ने प्रसाद भेज दिया। हमारी तपस्या से सम्राट प्रसन्न हुए। चलो प्रसाद को ग्रहण करें। सभी भूत राजेश और कविता की तरफ बढ़ने लगे। भागो कविता, नहीं तो आज हम दोनों इन भूतों का प्रसाद बन जाएंगे। भागो। दोनों भागने लगे। सारे भूत उन दोनों का पीछा करने लगे। ये तुमने कहाँ फंसा दिया कविता? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे माफ करना जी, मेरी वजह से तुम्हारी जान पर भी बनाई। तभी एक भूत कविता के काफी नजदीक आ गया। भागो कविता, और तेज भागो। अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। भागो। तभी कविता एक भूत ने उसे पकड़ लिया। बाकी भूत भी उस पर टूट पड़े। तभी कविता चीखते हुए बोली, अब भागिए जी, अब भागिए। इन भूतों से दूर भागिए जी।
मैं तो अब नहीं बचूंगी, पर आपको जीना होगा। परवर नहीं जी, आपको मेरी कसम, अब भागिए, अपनी जान बचाइए। कविता के समझाने पर राजेश रोता हुआ वहां से भाग गया और रोते हुए घर गया। बार बार उसके चेहरे के सामने अपनी बीवी का चेहरा आ रहा था। बार बार उसकी बीवी की चीख उसके कानों में गूंज रही थी। तभी उसने चीखते हुए बोला, मैं उन भूतों से बदला लेकर रहूंगा। अब मैं किसी और गांव वाले की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। वो गुस्से में सीधे मुखिया जी के घर गए और मुखिया जी से सारी बातें बताई। तभी मुखिया जी ने बोला, अपने आप को संभालो राजेश। मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुखिया जी, वो ठीक है, मेरी बीवी नहीं तो कोई न कोई तो उन भूतों के हत्थे चढ़ता ही। किसी न किसी की तो वो जान ले ही लेते। हमें उनसे लड़ना होगा मुखिया जी। ये कैसी बातें कर रहे हो राजेश? उन भूतों से लड़ने का मतलब समझ रहे हो? मौत के मुंह में जाने की मत सोचो राजेश। मैं अपनी बीवी के बिना ऐसे भी कहां जिंदा हूं। आप बस रास्ता बताइए मुखिया जी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं अब उन भूतों को किसी और की जान नहीं लेने दूंगा। अब तुम नहीं मान रहे हो तो सुनो, अगर कोई 1 महीने तक पूर्णाहुति यज्ञ करे तो ये संभव है। बस इतनी सी बात? पहले पूरी बात तो सुनो। हवन कुंड में तुम जिस स्थिति में बैठे हो उसमें 1 महीने तक जरा भी परिवर्तन नहीं करना है। पूर्णाहुति के दिन तुम्हें नदी के सारे भूत डराने आएंगे, पर तुम्हें जरा भी हिलना नहीं होगा और यज्ञ संपूर्ण करना होगा। मैं करूंगा मुखिया जी, मैं करूंगा। अच्छे से सोच लो राजेश, क्योंकि अगर तुम जरा से भी हिले तो सारे भूत तुम्हें प्रसाद समझकर खा लेंगे। जो होगा देखा जाएगा मुखिया जी। अब तुमने सोच ही लिया है तो करो। वैसे एक बात बता दूं, जब तक तुम हिलोगे नहीं तब तक वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते, इसलिए किसी भी सूरत में हिलना मत। आज हवन का आखिरी दिन था। धीरे धीरे रात हो गई। पूर्णाहुति होने में बस कुछ ही समय बाकी था। तभी नदी के सारे भूत हवन कुंड के आसपास जमा हो गए। वो लगातार राजेश ढूंढ रहा था। कोई उसके गले के पास तमाचा घुमाता, तो कोई बड़े बड़े दांत दिखाता, कोई अजीब डरावना चेहरा बनाता, कोई अपनी जीभ से खून करता, पर राजेश जरा सा भी नहीं है। वो पूरी हिम्मत के साथ यज्ञ करता रहा। और तभी उसके सामने उसकी वाइफ कविता आई। उसके चारों तरफ से कई भूत उसे नोच रहे थे। वो बहुत चीख रही थी, मुझे बचाओ जी, ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे बचाइए जी। राजेश अपनी बीवी को चीखता देख थोड़ा विचलित होने लगा। वो अपनी बीवी की चीख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो पूर्णाहुति छोड़ उठने ही वाला था कि तभी मुखिया जी आ गए। हवन कुंड से मत हिलना राजेश, ये तुम्हारी बीवी नहीं है, वो भी एक भूत बन चुकी है। तुम पूर्णाहुति दो, इस गांव को बचा लो राजेश। तभी कविता एक चुड़ैल में मुखिया, तुझे भी अभी आना था। हम तो मरेंगे पर तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। तभी कविता ने मुखिया जी का सर पीछे अलग कर दिया। राजेश रोता हुआ पूर्णाहुति दे रहा था। पूर्णाहुति होते ही सारे भूत जलने लगे और जलते हुए वहां से गायब हो गए। गांव वाले आसपास आ गए और उन्होंने राजेश को कंधे पर उठा लिया। सभी ने राजेश का शुक्रिया अदा किया और मुखिया जी उनके बलिदान पर श्रद्धांजलि दी। राजेश ने आखिर गांव को बचा ही लिया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद